पिछले 3 वीडियो में हम लोग राजनीतिक भूगोल की कुछ परिभाषाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि परिभाषा अपने आप में सारे विषय को स्पष्ट करती है कि किसी विषय के बारे में कौन सा विद्वान, कतिपय विद्वान क्या कहना चाहते हैं। ये और पूरा का पूरा जो एक विषय को लेकर उनका जो अपना दृष्टिकोण होता है वो उस कम से कम न्यूनतम शब्दों में वो उससे स्पष्ट होता है। तो अब जब हम परिभाषाओं के बारे में जैसे बात कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में आएगी, जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम परिभाषाओं की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे जैसे विषय का विकास होता है और कुछ चीज़ें समय के साथ उसमें जुड़ती चली जाती है उस विषय की सजीवता को ध्यान में रखते हुए, तो आपको ध्यान में आएगा कि विषय के जो जो उसका पटल है, विचार पटल, उस पर एकदम विस्तार से नजर आने लगेगा। और कई चीजें जो कुछ कारणों से सामयिक दृष्टि से जैसे विषय में महत्वपूर्ण हो जाती है पर थोड़े दिनों बाद वो कालबाह्य हो जाती है। और राजनीतिक जो विचार है वो त्वरित गति से चलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये काइनेटिक है, बिजली की गति से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि राजनीति का सीधा सीधा संबंध है वो मस्तिष्क से है। और मस्तिष्क की जो गति है, विचार की जो गति है, वो आप हम समझ सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो स्वार्थ की जो राजनीति है वो भी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मनुष्य का जो स्वार्थ है वो सीधा सीधा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो तेजी से परिवर्तन होता। तो पिछले 3 वीडियोस में हमने राजनीतिक भूगोल की 3 परिभाषाएं, जिसमें एच स्प्राउट जिन्होंने 1931 में अपनी परिभाषा दी उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में 1940 में विटलसी, जिनको राजनीतिक भूगोल का प्राथमिक जैसे अध्येता कहा जा सकता है, उनके बारे में अपन ने बात की। और राजनीतिक भूगोल और भूगोल के बीच के जो ऐसे तत्व हैं जो उनको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, जो उनका बेस है, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हार्टशोर्न, जिनके बारे में हमने पता की बातचीत की, और उन्होंने भूगोल और राजनीतिक किसी भी क्षेत्र के जो राजनीतिक लक्षण है उनके बीच में क्या अंतर संबंध हो सकते हैं उनके बारे में, और उनमें भी समानताओं और असमानताओं पर हम अध्ययन करेंगे। आज हम वॉल्केनबर्ग और स्ट्रोस, जिन्होंने 1954 में राजनीतिक भूगोल को लेकर अपना दृष्टिकोण परिभाषा के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया, उस पर हम बातचीत करेंगे। आप लोगों को ध्यान में आ रहा है कि धीरे धीरे जो राजनीतिक भूगोल है वो थोड़ा स्पष्ट और अन्य जितने भी आपके दूसरे विषय हैं उनको लेकर एक स्पष्टता वाला जो दृष्टिकोण है वो हमको ध्यान में आता है। तो इसमें अब आप देखिएगा कि जितने भी विचारक हैं वो ये बात तो बिल्कुल सही मानते हैं कि राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक इकाइयां जो है उनका अध्ययन होना, इसमें भी विशेष रूप से जो जिनको कह सकते हैं अपन के राजनीतिक घटनाएं जिनको भूगोल प्रभावित करता है उनका अध्ययन हमको वो करना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो एक जो बात यहाँ पर वॉल्केनबर्ग और स्ट्रोस ने कही वो है कि जितनी भी राजनीतिक इकाइयां हैं, इंडिविजुअल इकाई का अपना एक भूगोल होता है। जैसे भारत है तो भारत का अपना भूगोल है, नेपाल है तो नेपाल का अपना भूगोल है, या अमेरिका है तो अमेरिका का अपना भूगोल। और एक बात और आप लोगों को जो यहाँ पर स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ इन परिभाषाओं की दृष्टिकोण से ही, कि भूगोल ही है जो उस किसी भी राष्ट्र को जिसको कह सकते हैं आप पावर बनाता है या उसे सक्षम बनाता है, या किसी भी दृष्टि से उसके विकास के लिए जिम्मेदार कोई अगर तत्व है तो वो भौगोलिक तत्व ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो यहाँ उसकी अगर अपने को किसी राष्ट्र को पढ़ना है तो उसके भूगोल का राजनीतिक विश्लेषण हमको करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे भौगोलिक तत्व है जो उस राष्ट्र को ताकत देते हैं, उसको पुष्ट करते हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाते हैं। क्योंकि आज की मायने में
जब आप हम राजनीतिक भूगोल की इन सारी बातों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अब विश्व बहुत बदल गया है, और ये 21वीं सदी का तो विश्व संसार जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाजार की दृष्टि से और संसाधनों की दृष्टि से कि कोई देश बिल्कुल अकेला रहकर अपना विकास कर सकता है। इवन आज जो महाशक्तियां जिनको हम कहते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएसए हो, इनमें सब में देख रहे हैं कि आप दुनिया के पावर हैं, लेकिन उसके लिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटी सी चीज के लिए कोई ऐसा संसाधन आपको प्रकृति अटका देती है जिसके लिए आप एक बिल्कुल गरीब देश के सामने भी हाथ पसार के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सारे जो औद्योगिक प्रगति है या मनुष्य की जो प्रगति है वो प्रगति इस तरह की हो गई कि वो इंटरडिसिप्लिनरी है, वो अंतर संबंधित है। आप अकेले सारी दुनिया, अच्छा चलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं, तो उत्पादक राष्ट्र तो हो गए, तो बाजार कहां से लाएंगे? बाजार तो वही थर्ड वर्ल्ड में मिलेगा आपको, वही अविकसित राष्ट्रों में मिलेगा। तो आप उत्पादन की दृष्टि से शहंशाह हो सकते हैं, लेकिन बेचोगे जब जाकर आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा ना, या उसका प्रोडक्ट का भाव आपको मिलेगा, भाव मिलेगा तो ही आर्थिक रूप से आपको संबल मिलेगा या आर्थिक रूप से आप सक्षम बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है, इस ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण के बाद तो बिल्कुल ये तय हो गया कि आप अकेले रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वो इन्फ्लुएंसेस जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेंगे, आपके सारे उस घटनाक्रम को, भौगोलिक घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करते हैं। और आज वही जो अंतर संबंध हैं, वही जो सारे विषय हैं, इन सब विषयों पर राजनीतिक भूगोल की व्याख्या तो आप देख रहे हैं 1954 तक आते आते कि राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषा शुरू में शुरू हुई थी, उससे बाद में 54 तक आते आते बहुत बदल गई है। भूगोल के तत्वों के साथ साथ दुनिया के वो राष्ट्र जो आपके भूगोल को, आपकी इकोनॉमी को, आपके संबंधों को प्रभावित करते, उन सब का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ तो। और 60 के दशक की जिस दौर की ये परिभाषा है, उस दौर में तो विश्व बाकायदा लगभग महाशक्तियों के रूप में बंटवारा, ध्रुवीकरण हो चुका था, विश्व मट चुका था। तो ऐसी स्थिति में किसी का भी किसी के साथ जाना, किसी भी राष्ट्र का किसी भी शक्ति के ध्रुव के साथ जाना, ये केंद्र के साथ जाना, ये अपने आप में इस बात को निर्धारित करता था कि मेरा हित किस में है। मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तो हूं, लेकिन मुझे अगर प्रगति करनी है या मेरे देश के हित की मुझे चिंता है, तो निश्चित रूप से मुझे किसी न किसी कैंप में, किसी न किसी केंद्र में रहना पड़ेगा। वो एक आवश्यकता हो गई सारे विश्व की, और उसमें हमने देखा कि पूरा का पूरा विश्व या तो अमेरिका के साथ था या अपने जिसको कह सकते हैं यूएसए के साथ था। कुछ निर्गुट राष्ट्र, ऐसे कई संगठन भी थे, लेकिन वो कितने प्रभावशाली थे संसाधनों के अभाव में, आपने हमने देखा है वो निर्गुट राष्ट्र भी पीछे से कहीं ना कहीं रशिया के, जैसे भारत था निर्गुट राष्ट्र का नेता, लेकिन वो रशिया के पीछे अगर खड़ा नहीं होता तो सुरक्षा परिषद में वीटो का जो पावर आपका रशिया हमेशा आपकी मदद करता था, वो नहीं करता। तो ऐसे कहीं न कहीं जाकर, आप कहने को तो कहीं हैं, लेकिन पीछे से अगर आप देखते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति। अगर आपको कि राष्ट्र की आपको चिंता है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की आपको चिंता करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अंतर संबंधों का जो ये एक जंजाल विकसित हुआ है, वो कई विषयों को लेकर, कोई एक विषय नहीं हो सकता है। कई बार अभी आप जैसे देखते हैं कि अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने, यूरोपीय राष्ट्रों ने, हमने देखा कि दूसरे सभी राष्ट्रों का कोई भी प्रवासी वहां पर जाता तो उन पर बैन लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि वे जो लोग वहां आ रहे हैं उनकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह है, वो हमारे देश में सिर्फ अपने विकास के लिए काम करते हैं, उसका उस देश के लिए कोई योगदान हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अब आपने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में जैसे यूरोप के कई राष्ट्रों ने अपने सीमाओं को सील कर दिया, और विशेष रूप से मुस्लिम राष्ट्रों से जाने वाले लोगों के प्रति उनका एक विशेष प्रकार का नजरिया है। और जिस तरह की घटनाएं आज की तारीख में उन राष्ट्रों में हो रही हैं,
तो उन घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोग या वो ही बार बार निकल कर आते हैं। तो लोगों को लगता है कि ऐसा क्या हो गया है, आखिर ऐसा दुनिया में ऐसा क्यों चल रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है। तो वो असंतुष्टता या उग्रवाद जैसे जैसे विश्व पर राष्ट्र रूबरू हो रहे हैं, तो अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे कई विषय ज्वलंत चलते रहते हैं जिन पर भी विचार आपको करना पड़ेगा और उन अंतर संबंधों पर लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 1954 के दौर में भी स्ट्रोस और फाल्कनबर ने एक विशेष नजरिया राजनीतिक भूगोल को पढ़ने का या समझने का विश्व के सामने रखा और उस नजरिए के कारण से एक अलग शक्ल दुनिया के सामने इन्होंने अपनी रखने का प्रयास किया राजनीतिक भूगोल की। मैं समझता हूं कि यहाँ तक आते आते जो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है सोचने का और भौगोलिक व्याख्या का, जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का, तो वो एक डेवलप होने लगा। और ये मुझे लगता है कि सचमुच राजनीतिक भूगोल को एक ऐसा विषय बनाते हैं जो सबके लिए है और दुनिया भर के लिए एक न्यू थॉट, नया विचार जैसे सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर यहाँ हमको विराम देकर अगली परिभाषा पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।